दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को क्यों कुर्बान किया गया, वो मामला अब खुल गया है। लोकसभा में जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने का रास्ता साफ कर दिया गया है। 164 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति का हवाला दिया गया। 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। ये कमेटी अब जांच करके देगी कि जस्टिस वर्मा के घर जले नोट किसके थे। क्या जस्टिस वर्मा दोषी हैं या फिर उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यही काम तो जगदीप धनखड़ भी करना चाहते थे, लेकिन राज्यसभा में करना चाहते थे, तो फिर उनसे इस्तीफा क्यों ले लिया गया। धनखड़ भी तो यही चाहते थे कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाया जाए, फिर उनका इस्तीफा आखिर क्यों लिया गया, फिर उनको बेइज्जत करके क्यों निकाला गया। दोस्तों, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के 63 सांसदों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। विपक्ष जस्टिस वर्मा के साथ साथ आरएसएस के समर्थक जज शेखर यादव को भी हटवाना चाहते थे। जस्टिस वर्मा के साथ शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग की कार्रवाई विपक्ष चाहता था। जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के 63 सांसदों के जिस प्रस्ताव के जरिए शाम को 3:30 बजे महाभियोग का ऐलान करने वाले थे, उन 63 सांसदों में एक भी सत्ता पक्ष का नहीं था। जो श्रेय था वो पूरी तरह से विपक्ष को चला जाता और जस्टिस वर्मा के साथ शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग चलता और जगदीप धनखड़ की गलती भी यह थी। ये सब करने से पहले उन्होंने भाजपा की इजाजत भी नहीं ली, मतलब नेता सदन को बताया भी नहीं था। बस फिर क्या था, बड़े मालिक नाराज हो गए और जगदीप धनखड़ को टाटा बाय बाय बोल दिया। अब भाजपा लोकसभा में केवल जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कराने की तैयारी में है। जस्टिस शेखर यादव का नाम साइड लाइन कर दिया गया है। दोस्तों, जगदीप धनखड़ हैं कहां गायब हो गए। क्या उनको कैद कर लिया गया है, क्या उनको नजरबंद कर लिया गया है। संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जगदीप धनखड़ को सामने लाने की बात कही है। संजय राउत ने कहा कि सांसदों के बार बार प्रयास के बाद भी जगदीप धनखड़ से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम लोग चिंतित हैं। अब वे सुप्रीम कोर्ट में जगदीप धनखड़ की रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले वो ये लेटर अमित शाह को लिख रहे हैं। इस लेटर में संजय राउत ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले मैंने सोचा कि आपसे ये जानकारी मांगना ही उचित होगा। संजय राउत से पहले निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने भी जगदीप धनखड़ के सामने न आने के ऊपर कई सवाल उठाए थे। कपिल सिब्बल ने कहा था कि उन्होंने कभी भी लापता उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं सुना। उन्होंने यह भी कहा कि जगदीप धनखड़ के परिवार और करीबी लोग भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। गृह मंत्रालय को पता होना चाहिए कि जगदीप धनखड़ आखिर कहां है और इसे बताना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की गोपनीयता लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मैंने लापता लेडीज के बारे में सुना है, लापता वीपी के बारे में नहीं। दोस्तों, आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राकेश पाठक जी हैं। राकेश सर, ये बताएं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है, लोकसभा में टीमें भी बना दी गई हैं और अब सवाल यही है कि धनखड़ साहब भी तो यही चाह रहे थे, तो उनको काहे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया गया। बढ़िया आदमी थे, सुप्रीम लीडर को झुककर सलाम भी करते थे, क्या दिक्कत हो गई। प्रज्ञा जी, जगदीप धनखड़ का मामला इतना रहस्यमय हो गया है, जैसे उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में एक जगह है बरमूडा त्रिकोण, उसके ऊपर से गुजरने वाले जहाज या पानी के जहाज उस समुद्र से जब निकलते हैं तो वे गायब हो जाते हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जगदीप धनखड़ साहब भी मोदी शाह की राजनीति के किसी बरमूडा त्रिकोण में समा गए हों और कभी ये रहस्य सामने ना आ पाए कि अपना त्याग पत्र देने के बाद इतने दिनों तक देश के दूसरे सबसे बड़े ओहदे पर रहा आदमी लापता क्यों था, क्या वजह है। आपने कपिल सिब्बल साहब का जिक्र किया, उन्होंने पहले ट्वीट किया था, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने लापता लेडीज का जिक्र किया। प्रकारांतर से उन्होंने संकेतों में यह भी कहा, क्या मैं इसके लिए एफआईआर कराऊं थाने, या मैं हैबियस कॉर्पस लगाऊं, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। उसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, इनकम्युनिकाडो। मैं भी उसका अर्थ नहीं जानता था, अंग्रेजी जानने की कोशिश की, थोड़ा पढ़ा लिखा तो समझ में आया। उसका अर्थ यह है कि वो स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी से भी बात न करना चाहे या उसे किसी ने रोक दिया हो कि आप किसी से बात नहीं करें जी। धनखड़ को लेकर भी कपिल सिब्बल ने यही सवाल पूछा था कि क्या जगदीप धनखड़ को किसी ने
प्रतिबंधित कर दिया है कि वे किसी से संपर्क न करें, किसी का टेलीफोन न उठाएं, किसी से बात न करें, कहीं सभा संगोष्ठी में न जाएं। और इज ही सेफ? बहुत बड़ा सवाल। देश के उच्च सदन का एक सदस्य, इतना बड़ा वकील, खुद मंत्री रहा, ये पूछ रहा है क्या वे सुरक्षित हैं? तो क्या इस देश में उपराष्ट्रपति के जैसे पद से इस्तीफा देने मात्र से कोई व्यक्ति दुनिया से गायब हो जाएगा? जमीन निगल गई, आसमान खा गया, कहां चले गए उनके घर वाले, परिजन, स्टाफ, सिक्योरिटी? जिस कोई दिन नहीं उन्होंने बता। इस्तीफा, कोई, ये तो संभव नहीं है कि आज उन्होंने त्याग पत्र दिया, कल से दिल्ली पुलिस ने और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उपराष्ट्रपति की सुरक्षा हटा ली। वो कहाँ गए सुरक्षा कर्मी जो उनकी सुरक्षा में तैनात थे? कोई भी क्यों नहीं बताता वे कहाँ हैं? और अगर उनका गुनाह वही था, वहां आते हैं जहां से आपने बात शुरू की कि वे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहते थे। जो वे क्या लाना चाहते थे, सदस्य ला रहे थे और उन्होंने उसको हरी झंडी दिखा दी। मोदी सरकार ये चाहती थी कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ये झंडा फहराया जाए कि देखिए मोदी साहब उच्च न्यायपालिका में, हायर जुडिशियरी में भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का कहा जाता कि उन्होंने हाई कोर्ट के जज के खिलाफ अभियोग लाया है, अभियोग, इसलिए लोकसभा में पहले प्रस्ताव आना चाहिए। धनखड़ साहब ने पहले अपने सदन में उसे मंजूर कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है। और उस दिन जो कुछ हुआ, 21 जुलाई को हम सब जानते हैं, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक थी 12:30 बजे जी। नड्डा और रिजू जी मौजूद थे। शाम को 5:30 बजे फिर थी बैठक में, नहीं आए। और उसी दिन सदन में नड्डा ने कह दिया कि मैं जो चाहूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगा, हाँ। आप जो चाहेंगे, आप जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। तब आसंदी पर कौन था? तब आसंदी पर कौन था? देश का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति जगदीप धनखड़। इतना अपमान, और वो भी उस व्यक्ति का जिसका आप कह रहे हैं कि वे प्रधान सेवक के सामने झुकते थे, 90 डिग्री पर झुक जाते। इतना झुकने वाला उपराष्ट्रपति तो देश में कभी कोई हुआ नहीं। तो वजह क्या है? राकेश सर, क्या क्या ये हो सकता है किसी देश में कि उस देश का उपराष्ट्रपति कहीं गायब हो जाए, लापता हो जाए, तमाम सांसद, तमाम लोग उनके लिए चिट्ठी लिखे? संजय राउत ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी और पूछा है कि कहीं मिल नहीं रहे हैं उपराष्ट्रपति, ना अस्पताल में है, ना घर परिवार के लोग कुछ बता पा रहे हैं। क्या ये मुमकिन है? और लोग ये आशंका जता रहे हैं कि कहीं उनको नजरबंद तो नहीं कर लिया गया है। और एक टर्म है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जा रही है बंदी प्रत्यक्षीकरण की, जिसमें गैर कानूनी तरीके से किसी को बंदी बना लिया जाता है, उसके बारे में भी समझाइएगा। और जरा ये बताइए कि क्या ये मुमकिन है? किसी को पता ही नहीं कहाँ है उपराष्ट्रपति। देखिए प्रज्ञा, कपिल सिब्बल साहब ने एक संकेतों में बात कही कि दुनिया के कुछ देशों में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नेता, कोई व्यक्ति लापता हो गया। खासतौर से वे देश जो तानाशाह चला रहे हैं, जहां तानाशाही हो, डिक्टेटर हो, तो ऐसे डिक्टेटर अपने विरोधियों को गायब कर देते हैं। जी। रूस में स्टालिन के समय किसी को साइबेरिया भेज दिया जाता था, किसी को किसी जेल में भेज दिया, फिर उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ तो आप किसी विरोधी को ऐसे गायब नहीं कर सकते। ये तो आपके खुद के उपराष्ट्रपति थे, देश के उपराष्ट्रपति, आपने बनाया था। अब आपने जो सवाल पूछा है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है, हैबियस कॉर्पस कहते हैं इसको, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए, यद्यपि सब जानते ही होंगे, सहज भाव से बता देते हैं। आमतौर पर ये याचिका तब लगाई जाती है जब नंबर 1, पुलिस ने किसी व्यक्ति को घर से उठाया हो, हिरासत में लिया हो, लेकिन कागजों में न उसकी गिरफ्तारी दिखा रही हो, न घर के लोगों गैर कानूनी तरीके से कहीं उसको निरुद्ध कर रखा हो, कहीं बंदी बनाई, खाने में नहीं दिख रहा, लॉकअप में नहीं है, पता नहीं कहाँ है, और पुलिस बता भी नहीं रही, पुलिस कह रही हमने नहीं पकड़ा। तो ऐसे में उसके परिजन या कोई भी व्यक्ति हैबियस कॉर्पस लगाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। यानी जो व्यक्ति बंदी है, कहीं बंधक है, उसको प्रत्यक्ष लाकर प्रस्तुत किया जाए। फिर कोर्ट संबंधित अधिकारियों से, पुलिस से कहती है कि ये व्यक्ति जहां भी है इसको लेकर आइए, अगर आपके पास है तो आप लाएं, नहीं तो कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। ऐसे ही कुछ और मामले होते हैं, जैसे प्रेम विवाह करने वाले लोग जब शादी कर ली, कई बार ऐसा होता है कि जो शादी करने के बाद लड़की अपने
परिजनों के पास लौट जाती है, फिर परिवार वाले उसे गायब कर देते, उसको डरा धमका कर कहीं छुपा देते हैं कि जिससे उसने शादी की थी उस तक न पहुंच पाए। तो वो जो व्यक्ति होता है वो याचिका लगाता है कि मेरी धर्मपत्नी को मेरे ससुराल वालों ने गायब कर दिया है, कोर्ट मेरे सामने लेकर आए। कोर्ट पुलिस से कहती है, पुलिस पेश करती है। लेकिन देश के उपराष्ट्रपति के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगानी पड़े, बहुत बड़ी बात है। ये संदेह पैदा हो कि वे उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, जी। किसी ने उन्हें नजरबंद तो नहीं कर रहा, कहीं बंधक तो नहीं। इससे ज्यादा हमारे लोकतांत्रिक देश, समाज और व्यवस्था के लिए, सरकार के लिए शर्मनाक बात और कोई नहीं होती। ऐसी क्या सहमति है? मान लीजिए महाभियोग प्रस्ताव ही ला रहे, शेखर यादव के खिलाफ भी ला रहे, या उसको ही मंजूरी देने वाले लाते तो सांसद है, सभापति नहीं लाता। तो कौन सी कयामत आ रही थी? बहुमत तो आपके पास है, आप उसको खारिज करवा देते। भाई मोदी शाह नहीं चाहेंगे तो कभी भी कोई महाभियोग प्रस्ताव ऐसे पारित नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली मतदान होगा, अभी तो कमेटी बन। कोई डर है क्या कि जाट आदमी है, पता नहीं कैमरे पर क्या क्या बोलेगा, सत्यपाल मलिक की तरह कहीं भाग ही ना हो जाए, तो ना विदाई करवाई गई, ना कुछ केक वेक कटवाया गया। मतलब सिंगोल नाम की छड़ी लेकर के संसद में घूमने वाले उपराष्ट्रपति जिन्होंने इतना बड़ा इवेंट किया था, उनकी कोई विदाई नहीं हुई। मतलब बड़ा शक सा होता है राकेश सर। देखिए, विदाई, दूसरी बात, किसी ने उनकी खैरियत नहीं। राइट। ये वो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं कि एक क्रिकेटर की उंगली में मोच आने पर उन्होंने ट्वीट किया जी। तो जो व्यक्ति देश की क्रिकेट टीम के एक सदस्य के उंगली में मोच आने या चोट लगने पर ट्वीट कर सकता है, वो अपनी ही टीम के उपराष्ट्रपति के त्याग पत्र में लिखी गई पहली लाइन पर गौर नहीं कर रहे। क्या लिखा था 18 लाइन के इस्तीफे में? पहली लाइन में उन्होंने लिखा था कि मैं स्वास्थ्य कारणों से और चिकित्सकों की सलाह पर इस्तीफा दे रहा हूं। जी। उपराष्ट्रपति बीमार है, उसकी तबीयत पूछने कोई नहीं गया, प्रधानमंत्री ने उसका हाल जानने की कोशिश नहीं की। कल तक वो सदन को संचालित कर रहे थे, अस्वस्थ भी नहीं थे। अगले दिन 22 तारीख का उनका कार्यक्रम लगा हुआ था जयपुर में। जयपुर का प्रशासन, कलेक्टर उसके लिए टीम बना रहे थे, व्यवस्थाएं शुरू हो चुकी। बीजेपी के एक भी नेता ने उनके स्वस्थ होने की कामना का ट्वीट नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर कैबिनेट के किसी सदस्य ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं किया, किसी महासचिव ने नहीं किया। तो ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए? तो जिनकी मोहब्बत में लुटे जगदीप धनखड़, वे उन्हें उनका गुनाह भी नहीं बता रहे कि आखिर ऐसी क्या गुस्ताखी की थी, कौन सा राजद्रोह करने वाले से, कौन सा राज सिंहासन जिस पर सेंगोलधारी सम्राट बैठे हैं, उनकी राज सत्ता को कौन सी चुनौती देने वाले थे धनखड़ कि उनके साथ ये सलूक हो रहा है, इतना बुरा बर्ताव। अच्छा, तो ये प्रत्यक्षीकरण याचिका जब सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाती है तो क्या उसके बाद लाना पड़ता है सामने? ये एक तरह की मजबूरी होती है कि हम लेकर आए और सामने बताएं कि धनखड़ साहब स्वस्थ हैं, सही हैं, मस्त हैं, जबरदस्त बिल्कुल हैं। बिल्कुल, कानूनी प्रक्रिया तो यही है। संबंधित पुलिस, उस जिले, उस थाने की पुलिस को, जिसको कोर्ट जहाँ के लिए बताया जाएगा, भाई बताया जाएगा लुटियन जोन्स में यहाँ वीपी हाउस में रहते थे वे, जो याचिका करता है वो पता लिखेगा कि उनका निवास स्थान यह था, अंतिम बार वे राज्यसभा में देखे गए थे, वहां से वे अपने घर गए थे, उसके बाद नहीं दिखे। हमें आशंका है कि उनके अस्पताल में तो मिल जाते, कहीं तो मिलते हैं, मतलब कहीं तो मिल जाते। तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देगा पुलिस को, प्रशासन को, कि जहां भी हो उन्हें ढूंढ कर लाया जाए और कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। हम देखना चाहते हैं वो सुरक्षित हैं, खैरियत से हैं, तो ये तो करना ही पड़ेगा और ये बहुत बड़ी घटना होगी। दुनिया में शायद किसी देश में आज तक नहीं हुआ होगा। सेकंड नंबर का ऑफिस बियरर देश में, हेड ऑफ द नेशन, भारत का राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है, जो वारंट ऑफ रेसिडेंस है, जो प्रोटोकॉल है, सबसे ऊपर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देश में दूसरे नंबर का प्रोटोकॉल हासिल व्यक्ति लापतागंज है और उसको ढूंढने के लिए कोर्ट में फरियाद लगाना पड़ रही। ये दाग है मोदी सरकार के ऊपर और इन लोगों का अतीत जैसा है उसको लेकर आशंकाएं लोगों के दिमाग में है। इस लोया लुहान समय में कुछ भी हो सकता है। मैं लहू लुहान नहीं कह रहा हूं, दोबारा सुनिए,
जी। लोया कौमा लुहान, इस लोया लुहान समय में किसी का भी लोयाकरण हो सकता है। इसलिए संजय राउत, कपिल सिब्बल, जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष, तमाम दल, सामाजिक कार्यकर्ता, उनके समुदाय समाज के लोग, सबकी चिंता वाजिब है। इसलिए हम सब भी चाहेंगे वे सुरक्षित हों और सामने आए। भले नरेंद्र मोदी के खिलाफ वे कुछ न बोलें, सरकार के खिलाफ एक शब्द न बोलें, लेकिन हम लेकिन अपने सामने देश तो के आए। उपराष्ट्रपति के लिए चिंतित हैं। वे बिल्कुल। सुरक्षित हैं, इतना जानना देश का हक है। अच्छा, आरएसएस समर्थक जस्टिस शेखर यादव ने एक धर्म के लोगों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था। सुनने में आ रहा था कि संसद उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन उनका नाम ही गायब हो गया। मामला कुछ समझ में नहीं आया सर। बहुत आसान है समझना। हम्म। इस देश में आप कोई भी गुनाह कर, कुछ भी करें, चाहे हाई कोर्ट के जज के रूप में किसी कार्यक्रम में आप जाएं और कहें कि देश तो बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा, कठमल्लों की मर्जी से नहीं चलेगा, फिर भी आप पद पर बने रह सकते हैं। बस एक योग्यता होनी चाहिए, आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह का समर्थक होना आवश्यक। इतनी पात्रता के बाद आप कोई गुनाह कर लें, कोई अपराध कर लें, कुछ नहीं होगा। इसीलिए जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी कुछ नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बनाई, उन्हें जी। तलब किया, उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद? क्योंकि वे सत्ता के समर्थक हैं, वे वो बोली और भाषा बोल रहे हैं जो सरकार में बैठे लोग सुनना चाहते हैं, जो सरकार में बैठे लोग बोलते हैं, जो सरकार का जो पितृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो जिस बोली बानी पर चलता है वही तो शेखर यादव बोल रहे हैं। लेकिन वे हाईकोर्ट जज, वे कोई पन्ना प्रमुख नहीं है बीजेपी के, आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं है। इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने तो सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन किया। संविधान की प्रस्तावना में लिखा धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, बिल्कुल। तो वे अच्छा राकेश सर, धर्मनिरपेक्षता पर। कितना कमाल का समय आ गया है कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर अब लोग सवाल खड़े करने लगे। अभी हम जुडिशरी पर बात कर रहे हैं, अब चुनाव आयोग पर भी आ जाते हैं। जब से मैंने होश संभाला सुना तो यही था कि चुनाव आयोग भी एक निष्पक्ष संस्था है और संवैधानिक संस्था है और किसी की नहीं होती, किसी पार्टी की नहीं होती। लेकिन यहाँ तो मतलब कुछ भी हो रहा है देश में। राहुल गांधी ने इतने खुलासे किए, उसके बाद बजाय कि सामने आकर के साक्ष्यों का जवाब देते, बताते, कुछ भी बोलते, त्रुटियां हो गई हम सुधारेंगे, लेकिन इसकी बजाय क्या कहते हैं, चोरी ऊपर से सीना जोरी। सर क्या कहेंगे आप, क्या हो रहा है क्या देश में? देश में ये हो रहा है कि जो लोग सरकार में हैं, उन्होंने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को, जो स्वायत्त शासी है, ऑटोनोमस बॉडी है, केंद्रीय चुनाव आयोग है, ईडी है, सीबीआई है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इन सबको अपने गठबंधन में शामिल कर दिया है। अब केंद्रीय चुनाव आयोग भी एनडीए के गठबंधन का एक घटक दल है। वो अब तो कोई ये तो एक सर ऐसी लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। अगर निश्चित राजा तौर, को ये पता है कि वो तो हारेगा ही नहीं, तो वो कुछ भी करे। डर तो यही होता है ना कि अगर हमने कुछ गलत फैसला लिया तो जनता हमें कुर्सी से उतार देगी, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। यही हमने देखा है। लेकिन अगर राजा को ये पता है कि हम कोई भी फैसला ले लें, हम कुछ भी कर लें, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हमारी कुर्सी हमारे पास रहेगी, तो सर ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ये तो विष की तरह है। निश्चित तौर पर हमारे लोकतंत्र की जड़ों को खोखला किया जा चुका है। चुनाव आयोग से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो राजा के खिलाफ, सेंगोलधारी चक्रवर्ती सम्राट के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने हर चुनाव में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। वे मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में भी चुनाव चिन्ह पंजा लेकर रोड शो कर रहे थे। वोट डालने के बाद क्या कर लिया चुनाव आयोग? उन्होंने हेट स्पीच दी पिछले चुनावों में, बाकायदा आचार संहिता का उल्लंघन है। धर्म जाति के आधार पर वोट मांगना, घृणा फैलाना चुनाव में। चुनाव आयोग ने पार्टी अध्यक्ष को नोटिस भेज दिया। हेट स्पीच दी है प्रधानमंत्री ने, जो कि खुद प्रत्याशी है लोकसभा चुनाव। वैसे तो चुनाव में भले ही वो चुनाव न लड़ रहे होते, लेकिन पार्टी के मुखिया, नेता, प्रधानमंत्री होने के नाते अगर वे हेट स्पीच दे रहे थे तब भी उन पर कार्रवाई हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने की रूलिंग है कि
कि हेट स्पीच के लिए फरियादी होना भी जरूरी नहीं है। जिस राज्य में किसी व्यक्ति ने नफरती भाषण दिया है, उस राज्य के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का स्वयमेव कर्तव्य है कि वह सुओ मोटो मुकदमा दर्ज करें संबंधित व्यक्ति के खिलाफ। यहाँ तो चलते चुनाव में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे प्रधान। वे एक जगह मतदान चल रहा होता है, उससे चंद किलोमीटर की दूरी पर दूसरी जगह उद्घाटन कर रहे होते हैं, टीवी पर दिखाई दे रहा होता है। उत्तर प्रदेश में कहा कहीं मतदान चल रहा था, वही यमुना एक्सप्रेस वे पर कोई उद्घाटन कर रहे थे, बिल्कुल बगल के जिले में। तो उन्हें अपनी चुनावी जीत को पक्का करने के लिए ऐसा ही चुनाव आयोग चाहिए। वे जानते हैं ये आयोग, इसके मुखिया ज्ञानेश कुमार हों या राजीव कुमार रहे हों, ये सब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए वे अपनी मनमर्जी चलाते हैं। इस देश ने टीएन शेषन जैसा आदमी देखा, बिल्कुल, जिसने पूरी केंद्रीय सत्ता को हिलाकर रख दिया। इंदिरा गांधी की सरकार मिल गई थी। बिल्कुल, आज भी इस देश में टीएन शेषन, इंदिरा गांधी, टीएन शेषन तो बात के, टीएन शेषन तो पीवी नरसिंह राव वगैरह के दौर से है। अच्छा, हाँ, टीएन शेषन, एमएस गिल उस समय थे। पर टीएन शेषन ने ये आज जो चुनाव हम देखते हैं, आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये किसकी बनाई हुई है? ये टीएन शेषन की बनाई, ये उन्हीं के कार्यकाल की थी। खर्चे पर रोक, एक लिमिट निर्धारित करना, पोस्टर बैनर की संख्या, सारी चीजें, सभा इतने बजे के बाद नहीं होगी, ये सारी आदर्श आचार संहिता टीएन शेषन के समय बनी। लेकिन वे सत्ता के सामने झुके नहीं थे तब कोई नहीं कह सकता उन्होंने सबकी सरकार, कांग्रेस सरकार या यूपीए गठबंधन जो भी सरकार थी, उसकी मदद में उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी। लेकिन अब इस सरकार ने चूंकि सभी संस्थाओं को अपनी गोद में बिठा लिया, उसमें मीडिया भी है, अपने जैसे मीडिया को छोड़कर असली मीडिया तो ये है, उल्टा चश्मा, प्रज्ञा मिश्रा, असली मीडिया ही है। बाकी के जो तथाकथित मुख्यधारा के मीडिया के लोग हैं, वे भी गोद में बैठे। तो अब चुनाव आयोग से इतने बड़े मसले पर जो राहुल गांधी ने रखा, उस पर जवाब की उम्मीद होना चाहिए थी देश को। वे उल्टे रोज नोटिस भिजवा देते हैं राहुल गांधी को। कभी अच्छा, अभी तो राहुल गांधी ने जो खुलासे किए, उससे पहले चुनाव आयोग के सर में दर्द हो रहा था, लेकिन आज ये भी कह दिया कि पिक्चर अभी बाकी है। अब क्या और बड़े खुलासे होने वाले हैं सर? मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी के पास अभी और बहुत कुछ है, कोई ऐसा जखीरा है, कुछ ऐसा डायनामाइट उन्होंने इकट्ठा कर रखा है इस चुनावी गड़बड़ घोटाले का, कि इस सरकार की चूल्हे हिलाकर रखी। देखिए, चुनाव आयोग पर सवाल है, राहुल गांधी कह रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट, आपका डाटा, सब कुछ आपका, हम काहे के लिए एफिडेविट दें भाई? लेकिन बचाने कौन आ रहा है? चुनाव आयोग की रक्षा में बीजेपी ढाल बनकर तीर कमान लेकर खड़ी हो जाती है। किरण रिजिजू से लेकर आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उनका सारा भोंपू मीडिया, सारे प्रवक्ता चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनकर काम करते हैं। अरे भाई, उनको जवाब देने दीजिए ना, आपसे थोड़ी कोई कुछ कह रहा है। लेकिन हाँ, प्रकारांतर से सवाल तो नरेंद्र मोदी के निर्वाचन पर भी है ना। राहुल गांधी अगर बार बार कह रहे कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, अब तो जनता के बीच ये संदेश भी चला गया है कि बनारस में 5 राउंड तक पिछड़ रहे थे नरेंद्र मोदी। अजय राय ने, वहां की प्रत्याशी ने, कांग्रेसी प्रत्याशी ने कह ही दिया कि वो वोट चोरी से चुनाव जीते हैं। तो ये जो नरेटिव बन रहा है, इससे बीजेपी परेशान है। देश का आम आदमी भी ये सोचने पर तो मजबूर हुआ है कि 124 साल मंतो देवी कहां से आ गई? मिंता देवी, मिंतो या मिंता जो भी। बिहार में 120, 116, 112 साल के लोग। वो जापान में कोई है दुनिया का सबसे उम्र दराज आदमी? मैं नाम भूल रहा हूँ, कल गुरदीप सप्पल ने उसका जिक्र किया था। अब भारत में सबसे उम्र दराज लोग हैं, धरती के सबसे ज्यादा उम्र के लोग इस वक्त हमारी वोटर लिस्ट में मौजूद। 124 साल का तो दुनिया में कोई नहीं, पर मिंतो देवी है। सवाल ये चुनाव आयोग है, ये शायद कब्र में से निकाल करके भी वोटर्स ढूंढ लाएंगे। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।
नमस्कार, जय हिंद। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि तमाम खबरें आप तक पहुंचनी बेहद जरूरी है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।